नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत का बैंकिंग सिस्टम एक अजीब सी स्थिति में फंस गया है और इसको लेकर एक बेहद क्रेडिबल आदमी ने, जिस आदमी की साख अर्थव्यवस्था की समझ के लिए भी और बैंकर होने के नाते भी बहुत ज़बरदस्त है, व्यक्ति का नाम है उदय कोटक। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और लंबे समय से वो इस बैंक को संभाल रहे हैं। करीब 2002 से दुनिया भर में उनकी प्रतिष्ठा है और वो 16.2 अरब डॉलर की उनकी नेटवर्थ है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 129वें नंबर पे हैं और इस साल में उनकी संपत्ति में 2.28 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यानी अपने आप में व्यापार की दुनिया में, पूंजीवाद की दुनिया में वो बड़े कामयाब आदमी हैं। कहाँ 2002 और कहाँ वो कोटक महिंद्रा बैंक को संभाल रहे हैं। खैर, अब उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी हैं जो इस देश के बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती है। और भारत का बैंकिंग सिस्टम मतलब सब कुछ बैंक से ही होता है, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बैंक थोड़ा सा कमज़ोर हालत में आ गए। उनके मुताबिक उनका कह रहा है कि हालत ये है इस वक्त कि बैंक 9% पे पैसा उठा रहे हैं और 8.5% पे होम लोन पे फ्लोटिंग रेट में उनको लोन देना पड़ रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। उसके साथ साथ कुछ और दिक्कतें भी हैं, जैसे कुछ पैसा सीआरआर के तौर पे। सीआरआर क्या होता है? आरबीआई बैंकों को कहती है कि कुछ पैसा तुम हमारे पास रखो। कैश रिजर्व रेशियो करीब 6% वो अपना बीच बीच में घोषित करते हैं। वो ये पैसा आप आरबीआई के पास रखोगे, उसका कोई ब्याज नहीं मिलेगा आपको। अब वो पैसा जो है आरबीआई के पास मतलब बैंक अपने पास रखेंगे, लेकिन वो आरबीआई की मर्जी के बगैर उसको छू भी नहीं सकते हो आप। तो वो 6% पैसा आपका गया, उस पर तो ब्याज मिलना नहीं है। वो एक बड़ा मसला है। इसके अलावा एक एसएलआर होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो लोग नहीं समझते उनको बता दूं, उसमें ये होता है कि कुछ सरकार है, सरकार के बॉन्ड होते हैं कि भाई इस जगह पे तो अनिवार्य है आप इतना पैसा बैंक अपना सरकारी बॉन्ड में, इस बॉन्ड में, उस बॉन्ड में खर्च करेंगे। मतलब कुल मिला के बैंकों का पैसा सरकार कहती है कि उनको फंड करो, उनको फाइनेंस करो, उनको लोन दो, या जो समझ लो जब आप किसी का बॉन्ड खरीदते हो तो उसको परोक्ष रूप से लोन ही दे रहे होते हो। इसके साथ साथ डिपॉजिट इंश्योरेंस की भी एक कॉस्ट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस ये है कि अभी जो पैसा बैंकों के, अभी थोड़ा आपको बोर लग रहा होगा, थोड़ी देर में आपको आनंद आएगा। पैसा जो बैंकों के पास में हमने अपना पैसा रखा, सरकार कहती है कि 5 लाख तक आपका जो है आपको मिलेगा अगर ये बैंक डूब जाता है। तो 5 लाख सरकार गारंटी नहीं दे रही है, वो एक नियम बना दिया गया है कि भैया आप लोगों का जो जमा है उसका बीमा कराओ। वो बीमा करने वाली कंपनी भी वो इन्हीं का ही, मतलब सरकारी वरकारी सिस्टम है। तो उस कंपनी के पास जब आप बीमा करोगे तो जब कुछ डूब डाब गया, कुछ हो गया, तो वो उस बीमा में से निकाल के आपको 5 लाख रुपए तक दे देगी अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट है तो। यानी वो पैसा बैंक अपने पास से नहीं देता है, वो सरकार भी नहीं देती है, उसका बीमा है और उसकी कॉस्ट इनडायरेक्ट तरीके से हमारे ही सर पे आती है। जो 5 लाख रुपए बैंक डूबने में हमको मिलता है वो हमारी जमा का जो हमने बीमा कराया हुआ है उससे ही आता है, वो भी बैंक हमसे चार्ज करती है। अब एक चिंता इसके आगे की। हम सब जानते हैं कि बैंकों का अभी ब्याज काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। उसके पीछे अमेरिका की कुछ मॉनेटरी नीतियाँ कारण है। वहाँ के फेड ने जो है वो ब्याज बढ़ाया क्योंकि अमेरिका में महंगाई हो रही थी, उससे निपटने के लिए। उसका असर भारत पे पड़ा, भारत में ब्याज बढ़ गया। अब भारत डबल चुनौती में पड़ गया। लोग इसको वैसे तो कायदे से कहते हैं कि स्टैगफ्लेशन है, कि भाई ब्याज भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसा अक्सर होता नहीं है, लेकिन हो रहा है। अब समस्या एक और आ गई है जो उदय कोटक के जैसे लोग भविष्य को लेकर सोच रहे हैं।
भाई अब आने वाले समय में ब्याज हो जाएगा कम, होना ही है। सबको पता है कि कभी भी खबर आ सकती है कि आरबीआई अगली बार की मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज कम करने का ऐलान कर रही है। उसने सीआरआर वगैरह में कुछ करके उसको कोशिश की है। उसके कई असर होंगे। जब ब्याज कम होगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए भागेंगे। यानी लोग जाएंगे, कहेंगे कि भाई अब सस्ता हो गया, लोन मैं ले लूँ। जिसको भी ज़रूरत है वो अभी महंगा होने के कारण नहीं ले रहा, ले लेगा। उद्योग भी सस्ता लोन होने के बाद सस्ता क्रेडिट मिलने पर उसकी तरफ जाएंगे। दूसरी समस्या ये होगी कि जो हमारे जैसे लोग हैं, जिनका पैसा बैंक में जमा रहता है, वो एफडी कराने से बचेंगे। वो कहेंगे भैया ना तो मुझे एफडी कराना है, ना मुझे अकाउंट में पैसा रखना है, क्योंकि ब्याज हो रहा है कम। और जब ब्याज कम होता है, सस्ता ब्याज होता है, तो दो चीज़ें होती हैं। पैसा आसानी से उपलब्ध होता है, तो कुछ लोग या तो बहुत सारे पैसे से जो है लोन लेके वो अपना कारोबार में पैसा लगाते हैं, और उससे भी ज़्यादा शेयर बाज़ार में पैसा लोग लगाते हैं लोन ले लेके, क्योंकि सस्ता लोन मिल रहा है तो उस पैसे को शेयर बाज़ार में लगाओ। तो उससे क्या होता है, शेयर बाज़ार में तेज़ी आ जाती है और बाज़ार में भी महंगाई बढ़ने लगती है। दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। अभी महंगाई को छोड़ दें, शेयर बाज़ार को देखें। अब शेयर बाज़ार अगर ऊपर चढ़ेगा और बैंक में ब्याज कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि भैया ऐसा है, म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूँ। जिनको शेयर बाज़ार में नहीं आता इन्वेस्ट करना, जिनको आता है वो तो लगा ही देंगे। लोग कहेंगे मैं म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूँ, कोई कहेगा मैं एसआईपी खरीद लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। और ये चीज़ें बैंक को फिर से कंगाल बनाएंगी। यानी लोग जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वो पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे, और जो लोन लेने वाले हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे। अभी क्या हुआ है कि लोगों के पास में पैसा रखने के नए नए विकल्प आ गए। सरकार ने जो एसआईपी का खूब प्रचार किया, लोग पैसा उधर लगाने लग गए। इसके कारण ये हुआ है कि भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है वो अभूतपूर्व संकट में अब है, जबकि ब्याज ज़्यादा है। अभी हमारे पास में जो हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो चल रहा है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है कि जो पैसे बैंक में जमा है और जितने पैसे उसने लोगों को उधार दिए हुए हैं, इनके बीच का जो अनुपात होता है उसको कहलाता है वो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अभी चल रहा है 80%। यानी 100 रुपये की जमा बैंक के पास अगर आ रही है तो उसमें से 80 रुपया ही लोन के तौर पे दे रहे हैं। वो केवल 80 रुपया ही नहीं, मतलब 80 रुपये दे रहे हैं, ऐसे समझिए। ज़्यादा होती है रकम। केवल 20 रुपया जो है वो उनके अपने पास में है। उस 20 रुपये में से 6 रुपये तो मैंने बताया आपको सीआरआर वाले हैं, और इस तरह के जो मैंडेटरी बॉन्ड खरीदने सरकार के, इन सारी चीज़ों में भी इंश्योरेंस कराना है, वो पैसा जा रहा है। तो कुल मिला के बैंकों की आदर्श स्थिति क्या होती है? आदर्श स्थिति ये होती है कि कल के दिन अचानक मार्केट में कोई अफवाह उड़ जाए या कुछ और हो जाए, तो झटपट लोग दौड़ पड़े अगर बैंक में पैसे निकालने के लिए, तो ऐसी हालत ना हो कि भैया बैंक कहे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है साहब देने के लिए, क्योंकि करीब करीब उस जगह पे पैसे पहुंच गए। अभी हाल में ये एक रिपोर्ट आई थी और उसमें चिंता जताई गई थी कि अब ये इंटरनेट वाला माध्यम आने के कारण लोगों को पैसे का एक्सेस बैंक के अंदर आसान हो गया है और पैसे निकालने में 2 मिनट लगते हैं। अगर मान लो मुझे ये लगा कि मेरा फला एबीसी बैंक है, जो भी बैंक है, वो बैंक में संकट में है, या मुझे लगता है कि कल जो है सोने का दाम बढ़ने वाला है, मैं उसमें लगा दूं, तो मैं एक झटके में घर बैठे बैठे, जब बैंक बंद होगा तब भी, अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकता हूं। अगर देश में कोई अफवाह फैलती है, कोई दूसरी चीज़ आती है, तो धड़ाधड़ लोग पैसे विड्रॉ करेंगे, तो बैंक के पास में कुछ पैसे होना चाहिए ना। इसलिए एक क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो होता है वो मेंटेन करना पड़ता है। नॉर्मली लोग मानते हैं कि ये 6 से करीब 60% हो तो ठीक है, 40 पैसे तो बैंक को अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो वो पैसा रख ही रहा है। अब ये रेशियो और कम हो जाएगा, जो 80% है, और इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग लोन लेने लगेंगे और कम लोग पैसा जमा करेंगे। अब आप बैंक की दशा समझिए। एक मेरे पास पिग्गी बैंक है, उसमें
पैसे जो मैं जमा करता हूँ उतने पैसे ही अगर मम्मी निकाल लेती तो मेरे पास कल के दिन क्या रहेगा। कल के दिन मान लीजिए मुझे जाके खरीदना है बाजार से आइसक्रीम, तो मेरे पास पैसे होंगे ही नहीं। अचानक मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ी तो ये एक संकट जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए हमारी बड़ा संकट बन गया है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, समस्या और भी चीज़ों से जुड़ी हुई है। बैंक केवल पैसे लेके उधार देने का ही काम नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी झेलते हैं। जैसे कि कल के दिन एनपीए की समस्या आ गई। एनपीए क्या? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो होते हैं जब हम लोन लेते हैं तो कुछ गिरवी रखते हैं बैंक के पास में, तो वो जो हम गिरवी रख रहे हैं वो असेट्स हैं, वो संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां। उन परिसंपत्तियों का एक परफॉर्मेंस होता है। जैसे मैंने अगर आपका मकान गिरवी रखा और उसके बदले में आपको लोन दिया, तो ये मकान मेरे को परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये मुझे ब्याज दिला रहा है। लेकिन कल के दिन मेरे पास ये असेट रखा रहे लेकिन ब्याज ना मिले, तो ये हो गया नॉन परफॉर्मिंग असेट। यानी बैंक का ऐसा ब्याज जो फंसा हुआ है, जो ऐसा कर्ज जो फंसा हुआ है, जो वापस नहीं आ रहा है, जो बढ़ नहीं रहा है। तो जब एनपीए आते हैं तो एनपीए जो है वो क्या होते हैं? वो एनपीए भी बैंक के खजाने में ही तो चूना लगाते हैं ना। आपने सुना होगा कि कर्जा माफ़ कर दिया, ये कर दिया। वो कर्जा माफ़ नहीं करता है बैंक, वो दरअसल बैंक उसको राइट ऑफ कर देता है। अब राइट ऑफ क्या होता है? बैंक ये करता है कि भाई इतना पैसा मेरा डूब रहा है, ये मेरा पैसा एनपीए हो गया। तो एनपीए अगर ज़्यादा होगा तो बैंक का काम काज चलना मुश्किल हो जाएगा, सारा पैसा तो वहीं फंसा हुआ, आगे बैंक कैसे काम चलाए। तो बैंक अपने उस कर्जे को, एक आरबीआई ने एजेंसी बनाई है कर्ज वसूल करने वाली, उस एजेंसी को बेच देता है। कर्जे को बेचता है सरल भाषा में, अदरवाइज वो उस असेट को बेच देता है। मेरे पास आपका फ्लैट गिरवी है, मैंने वो फ्लैट उठा के उस संस्था को बेच दिया कि भैया इतने लोन के अगेंस्ट ये मेरे पास रखा हुआ था। फिर वो संस्था आपसे वसूली करेगी, वो घाटे में भी हो सकती है, फ़ायदे में भी हो सकती है, लेकिन मेरा पैसा तो ऑलमोस्ट चला गया। तो ये जो एनपीए हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा? आप अगर उस वाले फार्मूले पे जाएं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वाले पे, तो आपको समझ में आएगा कि जो भैया हमने जो लोन दिया हुआ है और जो हमारे पास जमा है उसके बीच में भी अनुपात क्या था? 20%। अब 20% में कुछ पैसा लोग दबा के बैठ गए जो नॉन एनपीए हो गए, कुछ पैसा आरबीआई ने रख लिया, कुछ पैसा सरकार ने कहा कि स्टैच्यूरी है, ये कानूनन अनिवार्य है, हमारा बॉन्ड खरीदो इतने परसेंट का। तो ये सब मिला के जो हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम है उसकी खस्ता हालत बताता है। अब आप सोचिए कि एक दिन अचानक डिजिटल तरीके से कोई एक बड़ा खतरा आता है और लोग पैसे विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, कोई विदेशी संस्था, कंपनी कोई साजिश करती है, तो हम अपने देश को कैसे बचाएंगे? एक समस्या और भी है कि इन सारे घाटों से बचने के लिए बैंक ने कुछ ऐसे नियम बनाए जिनके ज़रिए आप बैंक की तरफ जाने से बचें। उसमें क्या है? आप चेक बुक इशू कराओगे तो उसका पेमेंट, एसएमएस आएगा तो उसका पेमेंट, एटीएम से पैसे निकालोगे तो उसका पेमेंट। मतलब आपने पैसा अगर बैंक को दे दिया तो हमको डिस्करेज कर रहा है, वो हमारा पैसा हमको देना नहीं चाह रहा है। उसका उनको लग रहा है कि अब हमारा पैसा हम जनता को नहीं दे रहे, तो हमारे पास में ये सीआरआर मेंटेन करने के लिए, माफ़ कीजिए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करने के लिए, सीडीआर मेंटेन करने के लिए थोड़ा पैसा बच जाएगा। लेकिन इसका नुकसान भी बैंकिंग सिस्टम को हो रहा है। जेटली साहब ये जो मंत्र दे गए थे उससे ये हो रहा है कि भाई मुझे मालूम है कि मुझे आसानी से पैसे बैंक से मिलेंगे नहीं, अपने ही पैसे निकालने के लिए मैं 2 रुपये 4 रुपये ये चार्ज, 50 रुपये ये चार्ज, 100 रुपये वो चार्ज, एटीएम इस्तेमाल करने के 27 रुपये क्यों दूँ? तो मेरे पास जो पैसा आ रहा है कैश, उसको मैं बैंक में नहीं लेके जाता हूँ, उसको मैं अपने पास ही रखता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण बैंक खाली हो रहे हैं। निचोड़ ये कि जितनी सारी, अगर आप इसको निचोड़ निकालना चाहें, अगर आप फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं सरकार की, जो अफलातूनी योजनाएं हैं, उनका दंश ये पूरा का पूरा सिस्टम झेल रहा है। अर्थव्यवस्था की खराब हालत, महंगाई का बढ़ते जाना, बावजूद इसके बढ़ते जाना कि ब्याज इतना हैवी है,
कैश नहीं है मार्केट में, लिक्विड नहीं है, तब भी महंगाई बढ़ रही है। आमतौर पे मार्केट में पैसे की कमी हो तो महंगाई कम होती है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि 10 साल पहले जो 30 लाख रुपए का मकान था दिल्ली में, वो 1 करोड़ 80 लाख का हो गया है। और अब दिल्ली में रहना ही असंभव हो गया है। सारे मकान इतने महंगे हुए हैं, एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, मार्केट में पैसा भी नहीं और महंगाई भी बढ़ रही है। एक तरफ ये दशा है, उसके बाद इस तरह की जो पॉलिसीज दूसरी आ रही हैं, तो कुल मिला के ये एक अच्छा संकेत नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता और उसका एनालाइज कर रहा होता तो वो लिख रहा होता, क्या डूब जाएंगे बैंक, क्या बैंकों का ये हो जाएगा, क्या बैंकों का वो हो जाएगा, क्या तबाह होने वाला है मोदी सरकार ने। मैं लेकिन उस तरह का एग्जेजरेशन नहीं करता हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।